क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस। नमस्ते दोस्तों, मसीहा आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। भारत का भूगोल के सामान्य परिचय का सेकंड पार्ट हम आज चालू करने जा रहे हैं ना, जिसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। तो कल हमने भारत के सामान्य परिचय को पढ़ने के लिए हमने 4 बिंदुओं पर चर्चा की थी, जिनमें से भारत का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, इसके तहत हमने 4 बिंदुओं पर चर्चा की थी। एक आपका नामकरण कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने आकार देखा। उसके बाद हमने अवस्थिति और विस्तार, 4 पॉइंट विस्तार, इनमें से हमने 2 को कंप्लीट कर लिया था, नामकरण, आकार, है ना। आज हम पढ़ेंगे अवस्थिति। अवस्थिति के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो पहले तो ये समझिए, एक होती है स्थिति और एक होती है अवस्थिति। स्थिति और अवस्थिति, स्थिति और अवस्थिति में अंतर क्या होता है? स्थिति बदलती रहती है समय अनुसार और अवस्थिति कई वर्षों के पश्चात बदलती है। जैसे हम आज एज ए स्टूडेंट हैं, कल हमारी जॉब लगती है तो आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि हमारी स्थिति बदल गई। अवस्थिति होती है जो लंबे समय के पश्चात ही बदले, है ना। जैसे कि चट्टानों का टूटना, पहाड़ों का क्षरण होना, है ना। जैसे इंसान जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उसका भी क्षरण होता जाता है, तो उसकी भी अवस्थिति कई वर्षों के पश्चात बदलती है। तो स्थिति बदलती रहती है किसी भी समय, अवस्थिति नहीं बदलती, और बदलेगी तो लंबे समय के पश्चात बदलेगी, है ना। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं स्थिति और अवस्थिति। अब हम बात करते हैं अवस्थिति के मामले में। जैसे अवस्थिति की हम और बात करें तो इसका मतलब समझिए कि ग्लोब पर, हमारा जो ग्लोब है, विश्व का जो ग्लोब है, उस पर भारत कहाँ अवस्थित है। तो पहले तो ये समझिए कि एशिया महाद्वीप में भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अवस्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अवस्थित है, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अवस्थित होने के पश्चात ये क्या है? ये लगभग एशिया महाद्वीप के 8 देशों के मध्य अवस्थित है। जैसे कि अगर अपन बात करें, ये अपना भारत देख लीजिए, एक छोटा सा भारत में बना रहा हूं इस प्रकार से। ये मान लीजिए ये अपने भारत का नक्शा है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अवस्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, है ना। और ग्लोब पर क्या है? एशिया महाद्वीप के 8 देशों के मध्य अवस्थित है। तो पहले तो 8 देश देख लेते हैं। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, है ना, AF अफगानिस्तान। फिर आपका इधर आता है चीन, फिर नेपाल के बाद आपका भूटान के बाद हम देखते हैं तो इधर आपका आ जाएगा म्यांमार, है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इधर आ जाएगा बांग्लादेश, और नीचे आपका श्रीलंका। तो इस प्रकार से 8 देशों के मध्य नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 म्यांमार, नंबर 7 बांग्लादेश, नंबर 8 श्रीलंका।
श्रीलंका। तो एशिया महाद्वीप के 8 पड़ोसी देशों के मध्य में भारत है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए ये अपना ग्लोब है, ये ग्लोब है, ग्लोब पर बीचों बीच से एक रेखा खींची गई जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, है ना। ये 0 डिग्री रेखा ही क्या कहलाती है, आपकी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, इसी हम कहेंगे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा को ही अपन बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, है ना। तो 0 डिग्री रेखा का मतलब समझिए कि 0 से ऊपर की तरफ चलेंगे इस प्रकार से, तो उत्तर की ओर यहां आ जाएगा उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, है ना। और ये आपका हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, है ना। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जैसे ही हम यहां से एक अक्षांश रेखा खींचते हैं, 0 से ऊपर चलते हैं, तो इस प्रकार से अक्षांश रेखा खींचते हैं। ये प्रत्येक एक अक्षांश पर 1 डिग्री होता है, यानी 1 डिग्री पर एक अक्षांश, दूसरी डिग्री पे दूसरा अक्षांश, इस प्रकार से 0 से इस तरफ बढ़ते हैं तो 90 डिग्री अक्षांश इधर रहते हैं, है ना। और ऐसे इस तरफ दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो आपके 90 डिग्री रेखाएं, अक्षांश रेखा इस तरफ रहती हैं। तो 90 डिग्री रेखाएं और ये 90 डिग्री रेखाएं, टोटल मिला के 180 रेखाएं होती हैं, है ना। एक अपनी ये होती है रेखा, है ना। तो 181, इसमें से अपन क्या करते हैं, इस रेखा को ना मानते हुए, क्योंकि 0 माना है तो ना मानते हुए अपन इनको क्या करते हैं, 180 रेखा मानते हैं। अब बात समझिए, जैसे मान लीजिए अब यहां से भी हम पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, यहां से, है ना, 2 बराबर भागों में बांटेंगे, तो आप समझिए कि 23.5 डिग्री जो रेखा है, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो मान लेते हैं 23.5 डिग्री रेखा है, ये वाली, ये 23.5 डिग्री रेखा है। हमने मान लीजिए यहाँ 23.5 डिग्री रेखा खींच दी, क्योंकि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो हमने ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा मान ली। कर्क रेखा है ये, सारी रेखाएं ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और ये 23.5 डिग्री रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से आपकी रेखा देखने को मिलेगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो भारत इस प्रकार से बसा हुआ है ना। तो आप देखेंगे भारत की जो अवस्थिति है, भारत उत्तरी और आपका पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है। हमें 0 डिग्री से नीचे से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा भारत जो है ग्लोब पर, भारत की अवस्थिति क्या है, आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य में भारत अवस्थित है। तो इस प्रकार से भारत की ग्लोब पर अवस्थिति देखी जाती है, उत्तरी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव। दूसरी अपन बात करते हैं, जैसे पृथ्वी को इस प्रकार से अपन देखते हैं, तो इसके बीच में एक रेखा मैंने अभी खींची थी जिसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, है ना। तो ये 0 डिग्री रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से ही क्या क्लियर होता है, मौसम की जानकारी यहीं से प्राप्त होती है, यहीं से विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाओं से हमें इन ध्रुवों से पता चलता है, इन रेखाओं से, जो कि कैसी है, अपनी चंद्र रेखा है ना। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो किसी भी देश का तापमान, किसी भी देश की स्थिति, ये सब हमें पता चलता है किससे, इन रेखाओं से। तो हम देख सकते हैं उत्तरी, यानी ये आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी जो ध्रुव है वो ग्लोब पर बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो उत्तरी ध्रुव की खोज और दक्षिणी ध्रुव की खोज, 2 ध्रुवों की खोज हुई थी। उत्तरी ध्रुव की खोज हुई थी, उत्तरी ध्रुव की खोज, उत्तरी ध्रुव की खोज 6 अप्रैल 1909 को हुई थी। 6 अप्रैल 1909 को रॉबर्ट पियरे नामक व्यक्ति ने की थी, रॉबर्ट पियरे नामक व्यक्ति ने की थी। अगर मैं बात करूं तो ये व्यक्ति कहां का था, तो ये व्यक्ति आपका यूएसए यानी अमेरिका का था, है ना। ऐसे ही आपका दक्षिणी ध्रुव की हम बात कर लें, दक्षिणी ध्रुव की भी खोज हुई, दक्षिणी ध्रुव की खोज कब हुई, तो दक्षिणी ध्रुव की खोज 1911 में हुई थी। 1911 में किसने की थी, 1911 में, तो 1911 में आपको देखने को मिलेगा एक आर एमंडसन नामक व्यक्ति था, आर एमंडसन नामक व्यक्ति ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। आर एमंडसन व्यक्ति जो थे, ये जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी, ये कहां के रहने वाले थे,
तो ये नॉर्वे के व्यक्ति थे। कहाँ के? नॉर्वे के थे। तो इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं अवस्थिति को। इसके बाद हम बात करें तो ये भारत की अवस्थिति देख रहा है। जब भारत ग्लोब पर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है तो एमपी फिर मध्य प्रदेश कहां अवस्थित होगा? तो भारत का हृदय कहलाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो एमपी भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही अवस्थित है, जो कि भारत के बीचों बीच में माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से आपकी अवस्थिति देख सकते हैं, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे विस्तार की ओर। अब हम बात करेंगे दोस्तों विस्तार। लास्ट पॉइंट आपका विस्तार की ओर। विस्तार देखते हैं, भारत का विस्तार क्या रहेगा जो देख लें, भारत कहां तक विस्तारित है। तो समझिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा मानते हैं इसको अपन। इस प्रकार से भारत का ये नक्शा है। तो अपन विस्तार की बात कर रहे हैं, भारत कहां से कहां तक विस्तारित है। तो जैसे मान लीजिए जो आपकी लेटी हुई रेखाएं होती हैं, ये लेटी हुई रेखाएं ग्लोब पर होती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तो ये आपकी लेटी हुई रेखा है, मान लीजिए ये लेटी हुई रेखा है आपकी, ये लेटी हुई रेखा है ग्लोब पर। जैसे विषुवत रेखा आपकी लेटी रेखा है, विभिन्न सारी विषुवत रेखाएं जो लेटी रेखाएं होती हैं, सॉरी ये विषुवत रेखा जो लेटी हुई रेखा और खींची गई है, इन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा होती है और एक ग्लोब पर होती है देशांतर रेखा, है ना। इस प्रकार से देशांतर रेखा खींची जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो आपकी जो क्षैतिज रूप में रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे लेटी हुई रेखा होती हैं, इन्हें कहा जाता है कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है ना। और ये सारी रेखा जितनी भी ग्लोब पर खींची हैं वो एक काल्पनिक रेखा है। तो अक्षांश रेखा ये, और जो खड़ी रेखा होती है ना, उसे कहा जाता है देशांतर रेखा, देशांतर रेखा है ना, देशांतर रेखा। तो इस प्रकार से अपन पहले तो ये समझेंगे कि एक लेटी हुई रेखा को अक्षांश कहा जाता है और खड़ी हुई रेखा को अपन ग्लोब पर देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। तो हम बात समझते हैं कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। पहले देशांतर और अक्षांश के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए पूरे हमने बताया कि जो पूरा आपका ग्लोब है, ग्लोब पर पूरी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या अलग है, देशांतर रेखाओं की संख्या अलग है। अक्षांश देशांतर से किसी देश की स्थिति और उस देश का समय और तिथि को जाना जाता है। जैसे मान लीजिए हम भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की बात करें। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए ये भारत है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया? तो इसे कहेंगे अपन कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है ना, ये कन्याकुमारी हो गई, है ना। कन्याकुमारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो और इसे अंतरिप्त कहा जाता है, अंतरिप्त। या फिर अपन और बात करें तो इसे कहा जाता है कप कैमोरिन, कप कैमोरिन, कप कैमोरिन कहा जाता है। तो ये जो बिंदु है इसे ही हम देखते हैं यहां से अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं जब हम भारत के संदर्भ में खींचेंगे इस प्रकार से है ना, तो आपको देखने को मिलेगा ये अक्षांश रेखा है। और हम जिनको जब खींचते हैं तो ये हम उत्तर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो अक्षांश रेखाओं के लिए हम उत्तर शब्द को यूज में लाएंगे, है ना। अक्षांश रेखा के लिए उत्तर, और देशांतर रेखाओं के लिए जब हम देशांतर रेखा खींचते हैं तो इस प्रकार से हम जाएंगे किस तरफ? पूर्व की ओर। तो इस प्रकार से, है ना। तो अक्षांश के लिए लगाएंगे उत्तर दिशा और देशांतर के लिए लगाएंगे पूर्वी दिशा, है ना। तो भारत का यहां से हम बात करें, भारत का
उत्तरी उत्तरी अक्षांशीय विस्तार, भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। अब भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, तो मान के चलो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो आंतरिक दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, ये आपका कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी से देखेंगे तो सबसे ऊपर आपका यहाँ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर, है ना। यहाँ क्या देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर, है ना, ये जम्मू कश्मीर ये। तो अपन यहाँ देखते हैं कि यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के हमारे भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट होगा, है ना। ये भारत का क्या है, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। यानी यहां अपन बराबर करके ऐसे लिख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, पहला पॉइंट। दूसरा अगर अपन बात करें विस्तार में, दूसरा देखते हैं तो भारत का पूर्वी देशांतरी विस्तार, पूर्वी देशांतरीय विस्तार ये अपन देख सकते हैं विस्तार। तो इसको कैसे देखेंगे, तो हमने देखा ये लाइन जो खींची है, ये हमने इस प्रकार से खींची है, ये सारी लाइन ये आपकी देशांतर रेखा है। तो जब हम खींच रहे हैं इनको तो हम पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए देशांतर के लिए हम पूर्वी रेखा लगाएंगे और अक्षांश के लिए हम उत्तरी रेखा लगाएंगे। तो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार हमने पढ़ लिया। अब हम देख रहे हैं पूर्वी देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार अपन यहां से मान के चल रहे हैं ये, और कहां तक जाएगा, अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। तो यहां से हम बात करें, यहां से गुजरात के यहां से आपका ये वाला एरिया से देखेंगे, यहां से लेकर के यहां तक हम विस्तार को देखेंगे, है ना। ये भारत का पूर्वी देशांतरी विस्तार तो कितना होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, है ना, 25 मिनट तक इसका विस्तार होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भारत का पूर्वी देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतरी विस्तार माना जाएगा। पूर्वी देशांतरी विस्तार माना जाएगा किसका, भारत का। एक बात ये क्लियर हो गई। अब आप और समझिए, जैसे मान लीजिए ये कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम आंतरिक बिंदु है, मतलब भारत के अंदर ही है और सबसे दक्षिणी है, इसलिए हमने आंतरिक कहा। तो भारत का सबसे दक्षिणतम आंतरिक बिंदु कन्याकुमारी है। लेकिन अगर हम यहाँ और बात करेंगे तो फिर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अंडमान निकोबार भी है, अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखेंगे अपन, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का अधिकार है। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ग्रेट निकोबार है, यानी बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार है, यहाँ पर है, इसे अपन बोल सकते हैं बड़ा निकोबार, है ना, बड़ा निकोबार। तो यहाँ पर ये हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया। अगर आपसे पूछा जाता भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो फिर आपको ग्रेट निकोबार के दक्षिण में आपका इंदिरा पॉइंट है। अगर आपसे ये पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट किन अक्षांशों के मध्य अवस्थित है, इंदिरा पॉइंट किन अक्षांशों के मध्य अवस्थित है, तो आपको ध्यान ये देना है कि जैसे हमने यहां बताया क्या कि 8 डिग्री 4 मिनट पे आपका कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम आंतरिक बिंदु है। तो हमने देखा कि 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस जैसे ही करेंगे, क्योंकि 8 डिग्री से अपन नीचे की ओर चलेंगे तो घटते क्रम में जाएंगे। तो आपको ध्यान ये देना है कि -2 डिग्री को जब 8 डिग्री में से माइनस करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा 6, यहां से माइनस करेंगे 6 डिग्री 4 मिनट, मतलब इंदिरा पॉइंट हमारा जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। अगर हम बात करते हैं तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। अगर ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम आंतरिक बिंदु कौन सा है, तो मैंने पहले बता दिया था कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें
तो देखिए भारत का और विस्तार की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत का जो विस्तार है, भारत का जो विस्तार है वो आपको देखने को मिलेगा कहां से कहां तक। तो समझिए, एक तो हमने ये क्या देखा, आपका अक्षांश और देशांतरों के मध्य में अवस्थिति देखी, किसकी, भारत की। भारत कहां कहां पर अवस्थित है, अक्षांश देशांतर में क्या विस्तार है इसका, इस प्रकार से। ये मान लीजिए, ये अपन पढ़ रहे थे क्या, यहाँ अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का सबसे यहाँ जो था मैंने बताया, बड़ा निकोबार के दक्षिण में क्या था आपका, बड़ा निकोबार के दक्षिण में आपका एक इंदिरा पॉइंट था, है ना, जो भारत का सबसे इंदिरा पॉइंट था, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है दोस्तों। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम भारत की और बात करें तो ये दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट एक्चुअली में क्या हुआ, 2004 में हिंद महासागर, आपका ये लगा हुआ है हिंद महासागर, हिंद महासागर से आई सुनामी के कारण ये इंदिरा पॉइंट डूब गया था। 2004 में जब ये डूब गया था इंदिरा पॉइंट, तब इसका नाम बदल कर रखा गया था इंदिरा पॉइंट। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो 2000 से पहले, यानी इससे पहले पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो 2000 से पहले इसे 3 नाम से जाना जाता था। एक पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट पॉइंट, दूसरा आपका पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, और तीसरा आपका लाहीची पॉइंट, लाहीची पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको, लाहीची पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, यानी जब ये डूब गए थे तब बाद में नाम पड़ा था इनका इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये है, कितने डिग्री पर, मैंने आपको बता दिया 6 डिग्री 4 मिनट पर है। अब हम देख लेते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु मतलब जम्मू कश्मीर में कौन सा है, तो इसे इंदिरा कौल कहते हैं, इंदिरा कौल, जो कि कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। इंदिरा कौल एक दर्रे होते हैं, कौल दर्रों को कहा जाता है, पर्वतीय दर्रों को कौल कहा जाता है। आपको ध्यान ये रखना है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल जो है, जैसे अपन को याद नहीं होता तो एक अच्छा सा तरीका बता दे रहा हूं, जैसे हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते तो हम छत की ओर भागते हैं, मतलब ऊपर की ओर, तो भारत का ऊपरी हिस्सा मतलब छत पे भाग रहे हैं तो कॉल करने के लिए, क्योंकि नेटवर्क आ जाए, तो हम छत पे जा रहे हैं, किसको कॉल करने के लिए, इंदिरा को कॉल करने के लिए, हाय इंदिरा हमारा कॉल उठाइए, हम बहुत परेशान हैं, है ना, तुम्हारे बिना हमें नींद नहीं आ रही, तो इंदिरा कॉल, ये क्लियर। इसके बाद अपन दक्षिण में जाते हैं तो इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा नीचे चली जाती तो हमारा फोन नहीं लगता, और ऊपर चले जाती है तो हमारा फोन लगने लग जाता है, क्योंकि नेटवर्क हमारे ऊपर काम करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल। अब आ जाते हैं यहां पर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा दोस्तों, तो इसे कहेंगे गोहर माथा, गोहर माता, या फिर सर क्रीक, है ना, जो कि कहां पर है, गुजरात में, है ना, गुजरात में। अब गुजरात में भी कहां है, ये भी मैं बता दूंगा कहां पर है ना। पहले आप ये समझिए कि ये सबसे पश्चिमी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु हो गया भारत का पश्चिमी बिंदु, ये आपका उत्तरी बिंदु, ये आपका दक्षिणी बिंदु, ये भारत का दक्षिणतम आंतरिक बिंदु
कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु के हिस्से में आती है। इधर अपन बात करते हैं तो ये वाला एरिया आपका अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर है आपका पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु किसे कहेंगे तो किबुतु या वलांगू को कहेंगे, वलांगू है ना, किबुतु और वलांगू। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, किबुतु या वलांगू, किबुतु एक्चुअल में है क्या, ये अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है लाहित करके, उसका एक गांव है किबुतु। तो किबुतु अरुणाचल प्रदेश अर्थात भारत अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु या वलांगू को माना जाता है। अगर आपसे पश्चिम में पूछा जाए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है तो आपका कौन सा होगा, गौहर माता। एक्चुअली में गौहर माता है कहां पर तो कच्छ के रण में, यानी गौहर माता कच्छ के रण पर अवस्थित है। तो कच्छ का रण, ये इतनी बात क्लियर हुई। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, दक्षिणी भारत का आंतरिक दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबुतु या वलांगू और पश्चिमी बिंदु आपका गौहर माता। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे सर क्रीक के मामले में। ये सर क्रीक है क्या, सर क्रीक। अब दोस्तों समझिए ये सर क्रीक विवाद समझिए क्या है। सर क्रीक, सर क्रीक एक विवाद भी है दोस्तों, सर क्रीक विवाद भी है ना। तो समझेंगे अपन, यहां हम देखेंगे तो ये आपका पूरा एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है इसे कहा जाता था सिंध की रियासत, सिंध की रियासत। और दोस्तों यहां नीचे का जो हिस्सा है ये आपका ये वाला, ये कहलाता है आपका कच्छ का रण। ये कच्छ रियासत बोल सकते हैं, कच्छ रियासत, ये कच्छ रियासत है। तो आप सबको पता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो आतंकवादी था एक प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने भारत के 2 टुकड़े करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए मैं इस प्रकार से पाकिस्तान को नंगा भूखा देश कहता हूं। आप समझिए जब सिंध रियासत थी और कच्छ रियासत थी, यहां पर क्या हुआ करता था, सिंध रियासत के और कच्छ रियासत के जो राजा हुआ करते थे, ये इस बॉर्डर जब अलग होते हैं तो इस बॉर्डर को लेकर हमेशा झगड़ते रहते थे। तो मुंबई कहां पर है, महाराष्ट्र में, ये मुंबई यहां पर है महाराष्ट्र में। मुंबई में एक अंग्रेज व्यक्ति बैठा था, एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसको जब इस बात की जानकारी प्राप्त होती है तो सिंध रियासत कच्छ रियासत के राजाओं में आपसी झगड़े हो रहे हैं, तो पहले तो ये समझिए कि ये जो विवाद था, ये सर क्रीक जो विवाद था, ये कब प्रारंभ हुआ तो 1908 में प्रारंभ हुआ। किसमें? 1908 में। लेकिन मुंबई में बैठा एक अंग्रेज व्यक्ति इस विवाद का निपटारा करने के लिए जब आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी समस्या चल रही है, अर्थात ये सिंध रियासत और कच्छ रियासत की लड़ाई नहीं थी, ये भारत और पाकिस्तान की लड़ाई थी, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का एक विवाद था। तो क्या हुआ 1911-12 में जब यहाँ शासक आता है तो क्या होता है, देखो एक बात और समझेंगे, 1911-12 में आता है तो यहाँ समझौता होता है कि एक काम करिए, यहां से हम ये एक लाइन खींचते हैं, ये रेखा खींचते हैं, जिसे हम कहेंगे ये दोनों यानी सिंध रियासत और कच्छ रियासत के मध्य में एक रेखा खींची जाएगी। इस रेखा का नाम दिया जाएगा ग्रीन रेखा, है ना, ग्रीन रेखा। उसने समझौता कराया, लेकिन क्या हुआ बाद में आप देखेंगे फिर भी ये लड़ाई झगड़े होते रहते थे। फिर बाद में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग होता है तो पाकिस्तान बोलता है नहीं, सीमा रेखा ये नहीं मानी जाएगी। हालांकि इसके सबूत आज भी भारत सरकार बचा के रखी हुई है। तो क्या करते हैं कि पाकिस्तान हर बार ये बोलते नहीं, ये कच्छ का जो सिंध है
ये सिंध और जो कच्छ वाला क्षेत्र है ये हमारा है। पाकिस्तान बोलता है कि ये तुम्हारे पिताजी अंग्रेजी बना के गए थे, ये लाइन हमने तो बनाई नहीं और इस पे भारत का पूर्णतः अधिकार है। वो बोलते हैं नहीं, ये नहीं मानी जाएगी। हमने देखा, यहां से थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं, हमने देखा कि ये आपका गुजरात वाला एरिया था, ये गुजरात वाला एरिया था, तो हमने देखा कि ये रेखा इस प्रकार से खींची हुई थी, इस प्रकार से अंग्रेजों ने खींची, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस प्रकार से खींच गए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान इसको नहीं मान रहा था। पाकिस्तान बोल रहा था एक काम करिए, आपकी कर्क रेखा यहां से गुजर रही है 23.5 डिग्री इस प्रकार से, तो आप एक काम करें कि 24 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री तो अपनी कर्क रेखा, तो 24 डिग्री ऊपर हो जाएगा, तो लगभग यहां से हो जाएगा, लगभग यहां से हो जाएगा। तो वो कच्छ का ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको पाकिस्तान किसी भी प्रकार से अपने हक में करना चाहता था, तो वो बोलता था नहीं, 24 डिग्री अक्षांश जो रेखा है वही सही रेखा, इसी को हम रेखा मानते हैं। लेकिन भारत ने ऐसा क्लियर मना कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ आपको पता ही है, 14 अगस्त 1947 को एक सर सिरिल रेडक्लिफ करके एक व्यक्ति आते हैं जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, है ना, और उस रेखा को कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा। तो दोस्तों, सर क्रीक विवाद आपका प्रारंभ कब हुआ, 1908 में। 1911-12 में क्या हुआ, मुंबई के एक अंग्रेज व्यक्ति आए, उन्होंने एक ग्रीन रेखा खींची, कुछ समय तक मामला बना रहा, लेकिन फिर से पाकिस्तान उछालने लगा। तो बाद में 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा के तहत भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सर क्रीक विवाद क्या था, तो कच्छ रियासत और सिंध रियासत को लेकर ये विवाद था। ये भारत का ही नहीं, भारत पाकिस्तान का ही विवाद था। और जो विवाद हुआ था 1908 में, 1911 में मुंबई के आए, फिर 14 अगस्त 1947 को ये इस प्रकार से एक टाइमलाइन, एक रेखा बना दी, जिससे भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण हो गया। दोस्तों एक चीज और समझिए, 1911-12 की जब बात आती है तो इसी समय हमारे देश, भारत देश की राजधानी का स्थानांतरण हुआ था, है ना। और 1912 में अगर अपन बात करें तो भारत की राजधानी बना दी गई नई दिल्ली, है ना, 69वें संविधान संशोधन के तहत। और इसी के तहत अपन बात करें तो अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज पंचम भारत में आया था, और इसी जॉर्ज पंचम के ये दिल्ली पहुंचा, जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार में आपके शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान से हाथी मंगवाए गए थे, इसलिए शिवपुरी में ये भ्रमण करने के लिए भी आए थे, है ना, जॉर्ज पंचम। बाद में आप देखेंगे तो इन्हीं के नाम पर शिवपुरी में जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण कराया गया। अब दोस्तों अपन बात करेंगे तो इस प्रकार से अपना ये उत्तरी विस्तार हुआ। विस्तार में अपन एक चीज और देख ले कि आपका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, जो कुल लंबाई है इनकी, वो कितनी है, 32-14 किलोमीटर। और फिर अपन बात करें तो फिर पूर्व से पश्चिम तक अगर अपन लंबाई की बात करते हैं, इस प्रकार से देखते हैं तो कुल इनकी लंबाई देखी जाती है कितनी है, तो 29-33 किलोमीटर। 29-33 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर, ये कुल लंबाई देखी जाती है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर देखा जाता है कि भारत के संदर्भ में दो चीजें और आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मान लीजिए, एक भारत की होती है तटीय सीमा, एक होती है आपकी स्थलीय सीमा, है ना, तटीय सीमा और स्थलीय सीमा। तटीय सीमा उसे कहा जाता है पृथ्वी का वह भूभाग या वह भूखंड जो कि किसी भी जलीय भाग से लगे या तट से लगे, उसे तटीय सीमा कहेंगे, और जो जल और तट से ना लगे उसे हम कहेंगे स्थलीय सीमा। तो इस प्रकार से दोस्तों
आगे की कहानी तटीय सीमा और जलीय सीमा को कल हम कंटिन्यू करेंगे एक थर्ड पार्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों। मसीहा आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, स्वस्थ रहिए। और एक बात आखिरी में बोलना चाहूंगा कि बर्तन जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। आप उतनी मेहनत करेंगे, उतनी अच्छी पदवी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।